हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम अपन ने गॉस लॉ जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। उस पर बेस कुछ क्यूबिकल जो सिमेट्री है उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है अलग अलग सिचुएशंस पर फाइंड किया हमने। इसके अलावा हमने गॉस लॉ को प्रूफ किया यूजिंग कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अब आज अपन कूलॉम्स लॉ की कुछ एप्लीकेशंस जो है उनको रीड करने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम कोई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। मींस अपने पास में कोई इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर होगा और अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हालांकि हमने एक लॉन्ग वायर के लिए पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी है और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, E इक्वल लैम्डा डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r एंड ब्रैकेट sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है यहाँ तक? एक इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर होता है, ठीक है, जो हमने पहले वाले तरीके से इसको सोल्व किया था, ठीक है, तो अगर मान लो जैसे ये r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके लिए फाइंड करनी है, तो अपन जानते हैं कि इसके लिए थीटा 1 और थीटा 2 क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री मींस यहाँ पर 1 प्लस 1 मींस 2 हो जाता है। सो E इक्वल फाइनली क्या बनता है, लैम्डा डिवाइड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r बनता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, किसके हेल्प से हमने ये किया था, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब चार्ज डेंसिटी वाले फॉर्मूले से हमने इसको जो है तरीके से हमने इसको सोल्व किया हुआ था। लेकिन अब हमें यहाँ पर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए यूजिंग गॉस लॉ, है ना। मतलब गॉस लॉ का यूज करके हम किस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उस वायर के लिए जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पहले मालूम होनी चाहिए ताकि हम इजीली उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकें। इसके लिए अपन क्या कर लेते हैं कि अपने पास में हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, और मान लीजिए कि हमें केवल डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, ज्यादा हमें डेप्थ में इसमें नहीं जाना है। डिस्टेंस के लिए अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर अपन एक सेगमेंट कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये सेगमेंट है A1 A2, ठीक है, एक और यहाँ पर उतनी ही डिस्टेंस पर एक और दूसरा कोई सेगमेंट कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज B1 एंड B2। ओके, आप क्या देखते हो कि इसका जो चार्ज है वो dq होगा, इसका चार्ज dq होगा, तो इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देख सकते हो, दैट विल बी dE। और उतनी ही डिस्टेंस पर आप इसकी वजह से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखोगे तो वो भी कितनी होगी, dE। दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कैसा होगा, सेम होगा, और दोनों यहाँ पर सुपरपोज हो रहे होंगे, जो कि यहाँ पर अपन जानते ही हैं कि ये थीटा एंगल क्रिएट करेंगे इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में। तो हम इसका इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको दो कंपोनेंट्स में इजीली रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अपन देखेंगे कि इनके जो कंपोनेंट है वो इस तरीके से मिलेंगे, डी cos थीटा, और इसका भी जो कंपोनेंट मिलेगा वो होगा डी cos थीटा होगा। और फाइनली अपन क्या देखते हैं कि इनके इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा डी sin थीटा होगा। ठीक है, और इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, डी sin थीटा होगा, और दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। और मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और फाइनली कहने का मीन्स ये है कि जो वर्टिकल जो एक्सिस है या वर्टिकल जो कंपोनेंट है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। फाइनली अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल किसकी वजह से मिलेगा, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से मिलेगा। कहने का मीन्स ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको एक अच्छे ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि अगर ऐसे मान लीजिए कि हाफ पोर्शन है तो हाफ पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जाएगी, ये नेक्स्ट हाफ पोर्शन है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जाएगी, तो दोनों के लिए जो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी ओवरऑल इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानी है। कहने का मीन्स ये हुआ कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी,
आउटवर्ड टू द चार्ज्ड वायर, ठीक है, परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द चार्ज्ड वायर, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गई इसकी क्या डायरेक्शन वाला रूल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर फाइंड करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन वाला इतना है ना, केवल आपको इतना कोई लिखने विखने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि इनकी डायरेक्शन किस तरीके से हम फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। हाँ, जो नॉट एट जो करने वाली बात जो है वो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग गॉस लॉ। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वही वायर कंसीडर करते हैं, जैसे कंसीडर कर लिया हमने कि एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, यूनिफॉर्मली, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ओके, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है और हम यहाँ इसके सेंटर पॉइंट O से कोई डिस्टेंस R है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहेंगे P पॉइंट पर। तो इसके लिए गॉस लॉ जो है उन्होंने क्या कहा था, हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए उस सरफेस को एक क्लोज, है ना, एक क्लोज सरफेस में एनक्लोज कर दीजिए, क्योंकि वो चार्ज जब तक कोई क्लोज सरफेस में नहीं आएगा तब तक आप उसका फ्लक्स नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो हमें फ्लक्स ही चाहिए होगा ताकि हम गॉस लॉ को यूज कर सके और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सके, क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमने फ्लक्स फाइंड किया, फ्लक्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक रिलेशन होता है डायरेक्टली, और फ्लक्स का और चार्ज के बीच में भी एक रिलेशन होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज का एक बीच में रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन से ही आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो। कहने का मीन्स ये है कि ओवरऑल आपको एक सिमेट्रिकल, ऐसी कोई इमेजिनरी कोई सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस कंसीडर करना होगा ताकि ये पूरी तरीके से ये जो चार्ज है उसमें एनक्लोज हो जाए। तो अपन देख रहे हैं कि अपने पास में एक वायर है, तो वायर है, तो इस वायर को, वायर के लिए आप कोई आर रेडियस का अगर कोई सर्कल अगर आप इसमें ड्रॉ करते हो तो ऐसे बहुत सारे हमें सर्कल जो है वो बनाने पड़ेंगे, और उन सबको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो फाइनली क्या बनेगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। कहने का मीन्स ये हुआ कि हमें यहाँ पर इसके चार्ज को एनक्लोज करने के लिए एक सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस को कंसीडर करना होगा, दैट इज गॉसियन सरफेस। ओके, तो ये क्या होती है, गॉसियन सरफेस होती है। तो मतलब आर रेडियस का हमें यहाँ पर क्या कंसीडर करना है, देख लीजिए। हाँ, दूसरी बात ये कि आप यहाँ पर एक बार इसकी लेंथ जो है वो एल कंसीडर कर लेना, ठीक है, यहाँ तक ही है ना, डिफाइनाइट, ताकि अपन इनफाइनाइट तक नहीं पहुंचेंगे, इनफाइनाइट ओके, माइनस इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि ये कंसीडर कर लिया हमने, क्या एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया, इतनी लेंथ का एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं आर रेडियस का, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है, आर होगी, ये इनफाइनाइट लेंथ का एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया, दैट इज गॉसियन सरफेस। ओके, आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको गॉसियन सरफेस क्या कंसीडर करके चलना है, सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस गॉसियन सरफेस से तीन ऐसे सरफेस हैं, इसके तीन ऐसे पार्ट हैं जहां से फ्लक्स जो है वो एग्जिट कर सकता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये वो तीन जो सरफेस है वो कौन कौन सी वाली होने वाली है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला हमने एक न्यूमेरिकल किया था, उसमें हमने तीन सरफेस कंसीडर करी थी, दो तो उसकी सर्कुलर पार्ट हो जाते हैं एंड थर्ड इज कर्व्ड सरफेस। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने एक ये वाली सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज S1 सरफेस है, ठीक है। और इसकी अपन देख रहे हैं कि ओपनिंग जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड है। तो ये ओपनिंग डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, डेली वेक्टर। और मैंने अभी बताया कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या कंसीडर कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ओके, तो ये ई वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी एंगल कितना बन रहा है, थीटा 90 डिग्री बन रहा होगा। ऐसे अपन यहाँ पर भी एक क्लोज सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, जहां से फ्लक्स जो है वो पास होना है, ठीक है। और ये सरफेस क्या होगी, S2 होगी, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, डेली वेक्टर होगा, और वही इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इस साइड में होगी, और फाइनली थीटा इसके लिए भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और एक यहाँ पर भी मैं एक क्लोज सरफेस को कंसिडर कर लेता हूँ कि P पॉइंट है, और यहाँ से भी कोई फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है, एंड दैट सरफेस इज S3। ओके, और इसकी ओपनिंग डायरेक्शन इसी तरफ
तरफ होगी, एंड दैट इज एरिया वेक्टर इज डेले वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, टुवर्ड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द लॉन्ग वायर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, थीटा 0 डिग्री क्रिएट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर आप इजीली इसको डेराइव कर सकते हो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन यहाँ पर यूज करिए। ठीक है, तीन सरफेस है जहां से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा। ठीक है, ज्यादा कोई थ्योरी यहाँ पर लिखने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स from the three surfaces S1, S2 and S3, and that will be phi equal close integration E vector dot daily vector for S1, S2 and S3। ओके, आप अब देख रहे हो कि मैंने S1, S2, S3 लिखा है, केवल आप इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो क्योंकि तीनों का आपको क्या करना होगा, एडिशन करना होगा, तभी आपको टोटल जो पास होने वाला जो फ्लक्स है वो मिल पाएगा। सो फाई इक्वल हम क्या लिख सकते हैं इसको, E वेक्टर डॉट डेली वेक्टर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये S1 से पास हो रहा है। ठीक है, एंड प्लस ये सेकंड लिख देता हूँ किसके लिए, E वेक्टर डॉट डेली वेक्टर ये S2 से पास होने वाला फ्लक्स है, एंड प्लस लिख देते हैं किसके लिए, S3 के लिए, और ये पास होने वाला है S3 से पास होने वाला है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर आप इसको ओपन कर सकते हो, स्केलर प्रोडक्ट है इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को, तो ये रिमूव करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा, ई डेले कॉस थीटा मिलेगा, प्लस और ये S2 के लिए भी क्या मिलेगा, वही कॉस थीटा मिलेगा, और ये S3 के लिए भी बताइए क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। क्लियर नहीं आता है? अब बताइए कि इसके लिए S1 के लिए जो थीटा जो है वो कितना है, 90 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर भी थीटा कितना है, 90 डिग्री, और इसी तरीके से यहाँ पर थीटा हमने क्या लिया है, 0 डिग्री। आप यहाँ पर शो कर सकते हो कि cos 90 डिग्री जो है वो क्या होगा, 0, एंड यहाँ पर भी cos 90 डिग्री जो है वो क्या होने वाला है, 0, और यहाँ cos 0 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये वाला और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिल रही होगी, 0 एंड 0। सो फ्लक्स क्या हो जाएगा बताइए, फाई इक्वल टू 0 प्लस 0 हो जाएगा, एंड प्लस cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। मींस केवल आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि ये S3 मिल रहा है आपको, और यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है इस जगह कि फ्लक्स जो है ये केवल मतलब इसके जो सर्कुलर पार्ट जो है उनसे कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, जो फ्लक्स पास हो रहा है वो केवल इसकी कर्व सरफेस से ही पास होने वाला है। ठीक है, ये S3 से ही पास हो रहा है। तो ओवरऑल इसका जो फ्लक्स है फाई, ये अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, फाई इक्वल टू ओनली ई डेली लिख सकते हैं। ओके, अब आप डेली का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा बताइए, ए मिलेगा, फाई इक्वल ई ए हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, अब फाई, अब यहाँ पर आप गॉस लॉ जो है उसको यूज कर सकते हो, है ना, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, अब फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है बताइए, फाई इक्वल क्या होता है, क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट है। आप कंसीडर कर लीजिए कि इसमें चार्ज एनक्लोज जो है वो क्या है, क्यू है। ठीक है, अब हमें तो इसको डेंसिटी के फॉर्म में चाहिए होगा। ठीक है, एंड वी नो लैम्डा इक्वल बताइए क्यू डिवाइड एल होगा। यहाँ पर आपने इसकी लेंथ क्या कंसीडर करी है, एल कंसीडर करी है। तो अब बताइए क्यू इक्वल क्या हो गया, लैम्डा एल, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने आपको पहले चार्ज डेंसिटी वाला पॉइंट पहले क्लियर करवा दिया था, है ना, कूलम्ब्स लॉ वाले में, फोर्स वाले में। ठीक है, सो बताइए लेमडा की सॉरी फाई इक्वल अब क्या हो जाएगा, क्योंकि जगह क्या लिख देंगे, लेमडा एल डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। अब ये फाई की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो लेमडा एल डिवाइड एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या आ गया बताइए, ए आ गया। अब ए यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ द area of curved surface for this cylindrical part, cylindrical surface means area is equal to curved surface area, curved surface area of cylinder।
of cylinder, and that is 2 pi rl, 2 pi rl. So lambda l divide epsilon not equal a into 2 pi rl हो जाएगा। बताइए अब l से l यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बी लैम्डा डिवाइड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगी। ये क्लियर हो गई, देखिए अब मिल चुकी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही चाहिए थी हमें। अब आप एक काम और कर लीजिए, पहले तो आप इसमें, चलो मैं न्यूमेरिकल के लिए भी इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। न्यूमेरिकल के लिए आप इसको किस तरीके से यूज करोगे, देखिए अब जब भी कोई इसका कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप 2 पाई मतलब पाई की वैल्यू पुट करोगे, फिर इसको आप सोल्व करोगे, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अपन देख रहे हैं यहाँ क्या आ रहा है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना दे। मतलब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 लैम्डा डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यही बनने वाला है। एंड वी नो 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज के, सो ए इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, 2 के लैम्डा एंड डिवाइड आर। तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इस लैम्डा के क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इस पर जो चार्ज डेंसिटी है अगर वो डिक्रीज होगी तो ये भी लीनियरली डिक्रीज होगा, और ये इंक्रीज होगी तो ये लीनियरली इंक्रीज होगा। क्लियर यहाँ तक, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है, स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन आप देख सकते हो कि इसमें ये सेकंड पोर्शन में ई जो है ये आर के वो ही क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके लिए अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो क्या मिलेगा, इस तरीके का ग्राफ मिलने वाला है। क्लियर यहाँ तक, तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको करना क्या है, देखो गॉस लॉ, इसीलिए तो गॉस लॉ जो एक अल्टरनेट वे हो गया कूलॉम्स लॉ के लिए, क्योंकि कूलॉम्स लॉ में हम इंटीग्रेशन कर करा के, है ना, लंबा प्रोसेस करके फिर इस तरीके की वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। बस यहाँ पर गॉस लॉ ने क्या किया कि इसका फ्लक्स जो है इसको एक क्लोज सरफेस में कंसीडर कर लिया और उसका फ्लक्स बताया, ठीक है। तो इसको एक क्लोज सरफेस में कंसीडर किया, पार्ट उसने देखे कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो सकता है, मैंने 3 सरफेस बता दी, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पहले मेजर करना जरूरी हो जाता है ताकि हम वो एंगल फाइंड कर सके, है ना, तभी तो आप इसका जो है एक्यूरेट फ्लक्स फाइंड कर पाओगे। ये तीनों सरफेस ले ली और तीनों को अलग अलग आप इनका फ्लक्स जो है ऐड कर दिया, थीटा आपने लिया 90 डिग्री 0 डिग्री, है ना, तो ये आपने वैल्यूज पुट करी तो ये इक्वेशन मिली, ठीक है। और फाइनली हमें इससे क्या मालूम हो गया कि यहाँ पर तो फ्लक्स जो है वो केवल किससे पास हो रहा है, इसके कर्व सरफेस से पास हो रहा है, ठीक है। अब वहां पर ये वैल्यूज, अब आप उसका इंटीग्रेशन कर दिया, ए मिल गया, ठीक है। अब आपने गॉस लॉ का यूज किया, फाई इक्वल क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस ये यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर है, मतलब इसकी कोई लीनियरली चार्ज डेंसिटी होगी उसके फॉर्म में आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया Q इक्वल लैम्डा एल, यहाँ पुट किया तो ये बना, फिर इसको इक्वल कर दिया, लैम्डा एल डिवाइड एप्सिलॉन नॉट इक्वल ए बन जाएगा। ए इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस फॉर दिस सिलिंड्रिकल, ठीक है। इक्वल 2 पाई आर एल होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और फाइनली ये फॉर्मूला बनने वाला है। ओके, तो ये क्लियर हो गया, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर समस्या वो हमने मैंने क्यों करवाया, वो वाली चीज पहले क्यों करवाई मैंने आपको, है ना। एक डिफाइनेट लेंथ के वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी है हमने, ठीक है। एक क्यों करवाई, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, मींस ये लॉन्ग वायर है, ठीक है। लॉन्ग वायर के लिए आप गॉस लॉ इजीली यूज कर सकते हो, लेकिन एक डिफाइनाइट वायर के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करोगे तो वो आप नहीं कर पाओगे इजीली, क्योंकि वहां पर मान लो कि कहां से आपको फाइंड करना है, ठीक है भाई, जीरो है ना, ओरिजिन से करना है, उसके वन एंड से फाइंड करना है, तो वो सब डिपेंड करता है थीटा पर डिपेंड करता है। तो हमने उसके लिए एक, है ना, एक डायरेक्ट फॉर्मूला फाइंड किया था, लैम्डा डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी हेल्प से आप किसी भी जो सिचुएशन है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और फाइनली फिर मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मूले में, और फिर ये रिलेशन फाइंड किया तो इस तरीके का मिलने वाला है, ठीक है। आई होप तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, अब देखिए आगे जो अभी हमने ये पढ़ा यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करी लैम्डा डिवाइड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब आप इजीली क्या कर सकते हो, जो हमारा लास्ट जो फाइनली जो कंक्लूजन था फॉर न्यूमेरिकल क्या था, 2k लैम्डा डिवाइड आर। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को अब अप्लाई कर सकते हो। मैं कुछ इजी वे वाले न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम जो आरबीएसई बोर्ड जो है उसके कुछ एग्जांपल्स में है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आपको गिवन है कि कोई इनफाइनाइट लेंथ का कोई यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर है, उसके लिए उसकी लीनियरली जो चार्ज डेंसिटी वो गिवन है 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, उसकी एक कोई डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ इस r इक्वल 20 सेंटीमीटर पर क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2k लैम्डा डिवाइड r, so equal to 9 into 10 to power 9, okay, lambda is 2 into 10 to power minus 6, okay, माइक्रोकूलम है तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, ओके, एंड डिवाइड 20 सेंटीमीटर मींस 20 into 10 to power minus 2 मीटर हो जाएगा। ओके, तो बस आपको ये वैल्यू पुट करनी है। अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक 1 0 यहाँ पर कैंसिल हुआ, 1 बचा। ठीक है, तो और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से भी एक जीरो को कैंसिल करता हूँ, 5 बच गया, और 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, 4 बन जाएगा, 9 2 जा 18। ठीक है, सो 18 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलम। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर आते हैं, अपन क्या देख रहे हैं कि इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक इनफाइनाइट लेंथ लॉन्ग वायर है और उसके अराउंड क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या कर रहा है, सर्कुलरली जो है वो जो ऑर्बिट है उसमें ये रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, और इसकी जो रेडियस है वो आपको गिवन है 0.1 मीटर। क्लियर ही आता है। सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि ये इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर, हाँ ये अब की बार बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, ये वाला न्यूमेरिकल पूछा गया था। ओके, अब आप देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहा है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज भी है, तो इस पर कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये इसमें आ जाना चाहिए, मतलब इसकी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए होगा। लेकिन ये इसके अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहा है तो फिर इसका मतलब इसको कोई सेंट्रीपिटल फोर्स मिला हुआ है। ठीक है, जो एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स अपन जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, या मैं लिख देता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बताइए ये इक्वल होगा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स के। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए तो अपन जानते ही है mv स्क्वायर डिवाइड यहाँ पर क्या होना है, r होगा। ठीक है, सॉरी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। ओके, यहाँ पर वेलोसिटी पूछा है, तो ये mv स्क्वायर डिवाइड r होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और इलेक्ट्रिक फोर्स तो अपन जानते ही है, मैंने बता दिया कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू ई के इक्वल होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक। अब बताइए m क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास है, और इसमें पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी। भैया अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी बताइए, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताइए, है ना, इसका टाइम पीरियड बताइए। कैसे भी क्वेश्चन इससे यहाँ पर रिलेटेड पूछ सकता है। ओके, तो अब आप इजिली यहाँ पर कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है केवल वेलोसिटी के लिए, हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या, एंगुलर वेलोसिटी का भी कर सकते हैं पोर्शन, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर टाइम पीरियड भी इसका फाइंड कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि mv स्क्वायर डिवाइड r मींस m यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। हालांकि इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए मास जो है वो 9.1 into 10 to the minus 31 kg होगा, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है 9.0 into 10 to the minus 31। ओके, सो 9.0 into 10 to the power minus 31 kg। ओके, मैं kg को हटा देता हूँ यहाँ पर, एंड इंटू v स्क्वायर, फिर डिवाइड r मींस 0.1। okay, and q is the charge of electron means 1.6 into 10 to the power minus 19, and is the 2k lambda divide r। ओके, तो आप देख रहे हो ये r वाला तो पोर्शन जो है कैंसिल ही हो रहा है, यहाँ से r टू r कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आपको फाइंड करना है v स्क्वायर, फाइंड करना है, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 into 2 into 9 into 10 to the power 9 into lambda 10 to the power minus 6 and divide 9.0 into 10 to the power minus 31। ओके, तो अब देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा,
और जब आप इसको v स्क्वायर है तो आप एक काम कर लीजिए, इसको आप रूट में ले लेना और फाइनली इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर मिलेगा 5.625 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आंसर आपको मिलने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? और यही आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर यही आना है। ओके, ये अब की बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए आपको क्या मिल चुका है, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर इसमें चेंज कर दे तो चेंज क्या करेगा कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछ लेगा। तो v इक्वल अपन जानते हैं ओमेगा r होता है, सो ओमेगा इक्वल v डिवाइड r। बताइए v आ गई, r गिवन है, ओमेगा आ जाएगी। मान लीजिए आपको टाइम पीरियड इसमें पूछा जाता है, t इक्वल क्या होता है 2 पाई डिवाइड ओमेगा। अब बताइए ओमेगा आ जाएगा तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये भी आपको वैल्यू मिल जाएगी, टाइम पीरियड भी आपको मिल जाएगा। तो आपको क्लियर हो गए होंगे इसके बेसिक न्यूमेरिकल। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल और लेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आगे देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पर आगे अपन जो है एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि आपको एक वायर है, वायर गिवन है, दिस इज द वायर, लॉन्ग वायर, ठीक है, दिस इज द लॉन्ग वायर, और आपको गिवन है एक सिलेंडर, ये आपको गिवन है ना। थ्योरेटिकल था, मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक लॉन्ग वायर है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर है, जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लेमडा है। ठीक है, इसको एनक्लोज किया हुआ है किसमें, एक सिलिंड्रिकल में। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, उसमें एनक्लोज किया हुआ है और वो भी चार्ज है। ठीक है, और उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है वो है 2 लेमडा। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस, इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब इसकी इनर सरफेस जो है उस पर कितना चार्ज क्रिएट होगा और आउटर सरफेस पर कितना होगा। ये इसके आउटर सरफेस पर चार्ज गिवन है कितना, 2 लेमडा, क्योंकि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ये आउटर सरफेस पर होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये पहले से आपको कितना गिवन है, 2 लेमडा इसमें गिवन है। इसमें पूछा है इनर सरफेस के लिए, तो पहले अगर आपको इनर सरफेस पर अगर चार्ज फाइंड करना है फॉर इनर सरफेस, तो आप देखिए यहाँ पर अपन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये इंडक्शन वाला जो टॉपिक है उस पर बेस ये क्वेश्चन होगा, है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखिए लेमडा है तो इस लेमडा की वजह से इसकी जो इनर सरफेस है इस पर क्या हो जाएगा, एक चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, अब चार्ज कितना इंड्यूस होगा, ठीक है, इंड्यूस कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया था कि इसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अगर ये पॉजिटिव है तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर यहाँ तक? तो इनर सरफेस पर चार्ज कितना होना है, माइनस लेमडा, दैट इज आंसर। तो यहाँ पर है ना, इनर सरफेस पर कितना चार्ज क्रिएट होगा, इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पर माइनस लेमडा। तो इधर वाली पर कितना हो जाएगा, लेमडा इंड्यूस हो जाएगा, मतलब 2 लेमडा प्लस लेमडा हो जाएगा। तो अब बताइए इसकी आउटर सरफेस के लिए, है ना, आउटर सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, वो होगा क्या, 2 लेमडा प्लस लेमडा, दैट इज 3 लेमडा। क्लियर नहीं आता? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर एज डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस। ओके, कंसीडर कर लीजिए कि अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है अब आपको। ठीक है, और वो भी आर डिस्टेंस पर इसके आउटर साइड पे। तो अपन जानते हैं कि इसके पहले तो आप इसकी देखिए टोटल चार्ज इसका कितना आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका टोटल चार्ज बता दीजिए। ठीक है, टोटल चार्ज इसका कितना हो जाएगा, 3 लेमडा इंटू एल। ठीक है, 3 लेमडा इंटू एल हो जाएगा। ये समझ में आ गया भाई, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, 3 लेमडा, 3 लेमडा इक्वल बताइए कितना, क्यू डिवाइड एल। तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस आर डिस्टेंस पर बताइए, E इक्वल कितना होगा, E इक्वल जो है क्या होना चाहिए, के क्यू, देखो इसके लिए के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करिए। अब बताइए क्यू यहाँ पर क्या है, क्यू इंटू क्यू इक्वल 3 लेमडा इंटू एल डिवाइड आर स्क्वायर। क्लियर नहीं आता? तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिएगा इस चीज को भी।
ओके, अब देख लीजिए एक बार, तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अपन क्या करेंगे कि अपन जानते हैं इक्वल है ना, क्या होता है लैम्डा डिवाइड टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो लैम्डा नेट डिवाइड टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा नेट इसका कितना आया 3 लैम्डा डिवाइड, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, वो फाइनली इसका आंसर होगा। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमने एक इसकी एप्लीकेशन कर ली, फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई अपने पास में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और एप्लीकेशन यहाँ पर रीड कर लेते हैं, और वो एप्लीकेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइट लॉन्ग सीट। ठीक है, कोई सीट गिवन होगी, उसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर अब फाइंड करनी है। ठीक है, ये सेकंड एप्लीकेशन होगी यहाँ पर, एप्लीकेशन सेकंड। ओके, तो अब देखिए, मान लीजिए कि देखो ये आपको किस तरीके से होगा, मान ली जो अपनी बुक होती है, ठीक है, बुक का कोई पेज होगा है ना, कोई बुक का पेज है, वो एक सीट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सीट मतलब बहुत ही थिन होती है, सीट कैसी होती है, थिन होती है, जिसकी वजह से अगर हम उस पर कोई चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो चार्ज क्या होता है, उसकी दोनों तरफ इक्वली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कंसीडर करिए कि ये अपने पास में क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ की एक चार्ज शीट है, इनफाइनाइट लेंथ की एक चार्ज शीट है, और इसकी सरफेस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पर। ठीक है, सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली। क्लियर है यहाँ तक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले वही बात आती है कि आप इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करोगे। अब देखो मैं अभी सीट का मेरे पास है नहीं, अभी कोई सीट की बात करें तो कोई कागज का है ना, कोई पेज ले लीजिए, और जैसे मान लो कि ये पेज का है ना, कोई पार्ट है, कागज का पार्ट है, तो मैंने अभी बताया चार्ज जो है वो इस सरफेस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस वाले सरफेस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देखोगे, जैसे आप यहां से इसके सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहोगे, तो इस वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इस वाले पोर्शन की वजह से वो इधर जाएगा, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही उसी तरीके से मिलेगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम दिस सरफेस। ओके, तो अब अपना यहाँ पर टारगेट केवल क्या है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान देने वाली बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज ही नोट करने वाली है, बाकी सब इजी है, सारा काम इजी है। नोट करने वाला पॉइंट क्या है, ठीक है, 4 सीट। ठीक है, सीट के लिए होता है केवल ये, 4 सीट चार्ज यूनिफॉर्मली distributes both side the surface। ठीक है, सरफेस के दोनों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सीट के लिए अगर ये बात समझ में आ गई, तो आगे अपन एक कंडक्टिंग प्लेट वाला टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, तो वो बहुत इजीली तरीके से क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब आप देखिए कि अब हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है यूजिंग गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के लिए अपन क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं, कि इसका जो चार्ज मतलब उसका इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है वो इजीली इसमें से पास हो जाए। ठीक है, और वो सरफेस केवल क्या हो सकती है, कोई सिलिंड्रिकल सरफेस हो सकती है। भाई एक सीट यहाँ रखी हुई है, मान लीजिए सीट रखी हुई है, तो सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना रेडियली तो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो वो इसमें से पास हो सकता है। क्लियर यहाँ तक, तो आप यहाँ पर जो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस जो है वो क्या कंसीडर करोगे, सिलिंड्रिकल सरफेस। तो कंसीडर करते हैं कि एक सिलिंड्रिकल सरफेस है जो कि इससे पास हो रही है। ठीक है, इसके इससे इस तरीके से पास हो रही होगी। क्लियर है यहाँ तक ये वाला पोर्शन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से इससे पास हो रही होगी। अब आप ये कंसीडर करिए कि इसका एरिया जो है, इसका एरिया सरफेस का जो एरिया है वो क्या है, ए है,
ओके, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ए होगा। अब आप देखिए यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस से 3 ऐसे पार्ट है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास हो सकता है। मैंने अभी बताया कि ये चार्ज जो है दोनों साइड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसका मतलब इस साइड वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास होगा उसकी डायरेक्शन इधर ही होगी, ई वेक्टर, और इधर वाला जो पोर्शन होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और इसका ओपनिंग एरिया भी इस साइड ही होगा, मतलब अब आप देखें अगर यहाँ पर कोई सेगमेंट कंसीडर करते हो S1, तो ये डेले वेक्टर मिल गया आपको, बताइए थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसका यहाँ पर आप सेगमेंट कंसीडर करिए S2, तो इसके लिए डेले वेक्टर हो गया, इसी डायरेक्शन में हो गया, और थीटा इसके लिए क्या हो गया बताइए, 0। ये हम पहले वाले टॉपिक में ऐसे ही तो किया था आपने, बस वहां पर थीटा चेंज हो जाता है। यहाँ पर कोई भी कर्व सरफेस कहीं पर भी आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने एक कर्व सरफेस S3 को कंसीडर कर लिया, लेकिन उसकी ओपनिंग डायरेक्शन तो ऊपर होगी, और यहाँ क्या होगा, ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, तो बताइए यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर आता है। तो अब मैं यहाँ पर पहले इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजीली बता सकता हूँ कि अभी इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू Gaussian surface, Gaussian surface, and that will be phi। ओके, और ये इसमें phi कितना होगा बताइए, वही होगा S1, S2 एंड S3, E वेक्टर डॉट डेल ए वेक्टर। बताइए क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो फाई इक्वल क्या लिख सकते हैं इसको, E वेक्टर डॉट डेल ए वेक्टर फॉर S1, E vector dot del A vector for S2 and E vector dot del A vector for S3। डॉट रिमूव कर देंगे, बताइए cos थीटा आएगा वापस से, ठीक है। E del A cos थीटा एंड प्लस for S2 E del A again cos थीटा and plus S3 E del A and again cos थीटा। और यहाँ थीटा बताइए S1 के लिए क्या है, 0 डिग्री, यहाँ थीटा क्या है, वही 0 डिग्री, और S3 के लिए थीटा क्या हो गया आपकी बार 90, थोड़ा अपोजिट हो गया, पहले 90 जिसके लिए 90 डिग्री था उनके लिए 0 डिग्री हो गया बस इसमें, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो इसके लिए फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ई डेले बन रहा है, यहाँ ई डेले बन रहा है, तो मतलब फ्लक्स जो है किससे पास हो रहा है, S1 से पास हो रहा है, फ्लक्स S2 से भी पास हो रहा है, लेकिन S3 से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। cos 0 डिग्री विल बी 1, cos 0 डिग्री विल बी 1 and cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस सीट के लिए जो ये गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, उसके केवल ये दोनों जो लेफ्ट साइड जो सर्कुलर पार्ट है और राइट साइड जो सर्कुलर पार्ट है, इन्हीं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होना है, बाकी इसकी कर्व सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। अब आप S1 S2 को यहाँ रिमूव कर दीजिए, बस आपको मालूम हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से पास होने वाला है, ठीक है। तो ये ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ई डेले बन जाएगा, ई डेले हो जाएगा। अब डेले का आप क्या कर दीजिए, वापस से वही इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो फाई इक्वल बताइए क्या हो गया, ई 2 ई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, गॉस लॉ को यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम गॉस लॉ, ओके, एंड फ्रॉम गॉस लॉ फाई इक्वल बताइए क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू आपको पुट करनी है, लेकिन आपको पहले ये चेक करना है क्यू किस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, और यहाँ पर आप क्या चेक कर पा रहे हो, क्यू जो है इसमें सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप यहाँ पर क्या कंसीडर करोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, surface charge density, and from surface charge density we know sigma is equal to q divide a होगा। क्लियर नहीं आता है, q डिवाइड a बनेगा। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ से q कितना आ रहा है बताइए, सिग्मा a आ रहा है, ठीक है, q की वैल्यू पुट कर दीजिए, सो फाई इक्वल सिग्मा a डिवाइड एप्सिलॉन नॉट, और अब यहाँ इस वाली इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं, तो ये बताइए क्या बना, सिग्मा a डिवाइड एप्सिलॉन नॉट
and that will be equal to twice of E. Okay, so electric field intensity will be sorry, sigma equal to sigma A डिवाइड E. हाँ सॉरी, यहाँ पर A भी चल रहा है। ओके A, ओके ओके ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वल बताइए क्या बनने वाला है, सिग्मा डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हमने क्या किया, तीन जो सरफेस है, इन तीनों सरफेस से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाइंड किया पहले, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, बस यही इसका स्टार्टिंग होता है। आपको स्टार्टिंग मालूम होना चाहिए कि आप स्टार्ट कहाँ से करना है। तो यहाँ गॉस लॉ में आपको फ्लक्स ही फाइंड करना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो आपने तीनों सरफेस से फ्लक्स फाइंड कर लिया, फॉर S1 S2 एंड S3। फिर आप इसके लिए एंगल फाइंड करके, ठीक है, इस सरफेस को कंसीडर करते हुए, ठीक है, आप वैल्यू पुट करिए, आप मालूम करिए फ्लक्स कहाँ कहाँ से पास होने वाला है। फिर आप देख रहे हो यहाँ पर केवल इन दो सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है, आपको इसको ट्वाइस करिए, इसका इंटीग्रेट करिए, ए बन जाएगा। अब आप गॉस लॉ यूज कर सकते हो, फ्रॉम गॉस लॉ क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर करोगे, दैट इज सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड ए, देन क्यू इक्वल सिग्मा ए। ठीक है, और ये वैल्यू पुट करिए यहाँ पर और इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो ये वैल्यू बनने वाली है। ठीक है, और जब ये वैल्यू बनेगी तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इक्वल सिग्मा डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आप यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए, और वो क्या है कि आप यहाँ पर ये चेक कर पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये है ना केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी के ही प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करके लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, नोट करने वाला पॉइंट ही है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई डज नॉट डिपेंड ऑन आर। ओके, आर पर ये डिपेंड नहीं करेगी। आर पर डिपेंड नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम इसका कर्व पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका कर्व क्या होगा, देखिए अगर आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में आर पर अगर वेरिएशन देखना होगा, तो आप क्या यहाँ पर देख पा रहे हो, क्योंकि आर पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इस तरीके से चलेगी, मतलब ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, इसका कर्व है ना, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, पैरेलल लाइन मिलेगी। और सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है ना, ये आर पर डिपेंडेंसी है और इसके ये प्रोपोर्शनल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिग्मा के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आप देख पाओगे कि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो ये पॉइंट आपको नोट करने वाला था, तो ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाला टॉपिक करते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट अगली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अब देखो पहले वाला था क्या, इनफाइनाइट लॉन्ग सीट पर चार्ज, पहले बता रहा हूँ सीट पर चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली तरीके, अलग सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब हम क्या ले रहे हैं, दैट इज कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, अब कंडक्टिंग प्लेट में क्या होता है, कंडक्टिंग प्लेट जो है इसके एक तो अंदर जो है, मतलब उसमें तो दोनों तरफ चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इसमें दोनों तरफ इक्वली, मतलब ये ऐसे मानिए कि ये दो सीट से मिलकर ही बना हुआ है। ठीक है, मतलब प्लेट जो है वो दो सीट से मिलकर बना हुआ है। आप इसको नोट करके लिख लेना बस। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इजीली फाइंड कर लोगे। ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट, या यूं बोल सकते हैं कंडक्टिंग प्लेट कंटेन्स टू सीट। ठीक है, टू सीट को ये कंटेन करती है। अगर ये बात समझ में आ गई, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको है ना, मैं दो तरीके से इसमें समझाने वाला हूँ, दोनों तरीके से है ना आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सा तरीका ले लेता हूँ जो यूजिंग अपन गॉस लॉ को यूज करना है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि अपने पास में एक कंडक्टिंग प्लेट है, दैट इज कंडक्टिंग प्लेट। ओके, ये एक अपन कंडक्टिंग प्लेट कंसीडर करके चलते हैं इस तरीके की। ओके, ये कंडक्टिंग प्लेट है। ओके, दैट्स कंडक्टिंग प्लेट।
मान लीजिए अब कंडक्टिंग प्लेट है, तो कंडक्टिंग प्लेट पे मैंने अभी बताया कंडक्टिंग प्लेट में होगा क्या कि ये आप क्या कंसिडर करके चल सकते हो कि ये दो सीट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, दोनों ये किससे मिलकर बनी हुई है, सीट से मिलकर बनी हुई है। और इसका जो देखो मैं यहाँ पर इसको शो कर देता हूँ, ये मान लीजिए कि है ना, एक इस साइड वाली सीट है, ठीक है, और ये इस साइड वाली सीट है, आप इसको ऐसे समझिए। और हम पहले से जानते हैं कि जो कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो अब आप इजीली इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो। इसके लिए हमें वही क्या करना होगा कि एक गॉसियन सरफेस लेनी होगी। अब गॉसियन सरफेस हम वही सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे। बस आप यहाँ पर क्या करिए कि गॉसियन सरफेस में इसका सिलिंड्रिकल सरफेस का आधा पार्ट तो आप इसको अंदर रखिए और आधा पार्ट आप बाहर रख सकते हो। क्लियर यहाँ तक? अब आप बता सकते हो कि इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर पहले तो मैं वही S1 पार्ट ले लेता हूँ, ये S2 पार्ट हो गया और ये S3 पार्ट हो गया। ठीक है, S2 पार्ट के लिए वही डेली वेक्टर होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में, थीटा वही 0 डिग्री। S3 के लिए वही डेली वेक्टर इस डायरेक्शन में और वही ई वेक्टर और वही थीटा इक्वल 90 डिग्री होगा। और S1 वाला जो पार्ट है, इस पोर्शन में आप देखिए S1 में ये जरूर इस डायरेक्शन में है, लेकिन आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मैं आगे आगे बताऊंगा इस चीज को दूसरे तरीके से भी, अभी हम केवल गॉस लॉ को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि इसकी गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन surface, Gaussian surface, and that will be phi equal वही इंटीग्रेशन S1 S2 एंड S3, वही ई वेक्टर डॉट डेले वेक्टर आप यूज करिए, है ना, डायरेक्टली आप लिख सकते हो वही S1 ई डेले में डायरेक्टली लिख रहा हूँ cos थीटा, ठीक है, S2 ई डेले अगेन cos थीटा प्लस S3 ई डेले अगेन cos थीटा। बताइए इस S1 वाले के लिए आप थीटा की बात करोगे, लेकिन यहाँ थीटा तो है ही नहीं, यहाँ पर तो ई जीरो है। फिर S2 की बात करते हैं, S2 के लिए थीटा क्या है बताइए, 0 डिग्री, और S3 के लिए थीटा क्या है बताइए, 90 डिग्री। ये जीरो हो जाएगा, ये 1 रहेगा और ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये जीरो होगा और केवल फ्लक्स S2 से पास हो रहा है, आप क्या देख पा रहे हो, फ्लक्स S2 से पास हो रहा है और ये भी जीरो हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो फाइनली फाई इक्वल ई डेली बनेगा। क्लियर यहाँ तक? और फाई इक्वल फ्रॉम गॉस लॉ, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ एंड फ्रॉम गॉस लॉ फाई इक्वल बताइए वही क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल क्यू इक्वल मैं लिख सकता हूँ सिग्मा ए एंड डिवाइड एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम, है ना, चार्ज डेंसिटी। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ से, तो फाई इक्वल, है ना, मैं डायरेक्टली ये स्टेप लिख रहा हूँ, आप अपने नोट्स में अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना। ओके, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए इसको, और ये जो वैल्यू हमें मिली वो वहां पर पुट कर देंगे तो बताइए, और वहां पर डेली को इंटीग्रेट कर देंगे तो बताइए ए बनेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बताइए, सिग्मा ए डिवाइड एप्सिलॉन नॉट इक्वल बताइए ई ए बनेगा। ठीक है, सेम डेरिवेशन चल रही है बार बार में, इसलिए मैं है ना रिपीट नहीं कर रहा, इसको मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सो ई इक्वल बताइए क्या बना, वही सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन नॉट बन गया, न्यूटन पर कूलम। ओके, और वही इसके केसेस बन जाएंगे। केस क्या हो जाएगा, आर के लिए अगर इसकी डिपेंडेंसी देखें तो वही पैरेलल लाइन मिलने वाली है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा है डिस्टेंस पर। सेकंड पॉइंट वही इसके लिए भी क्या हो जाएगा कि अगर हम सिग्मा की डिपेंडेंसी देखें यहाँ पर सिग्मा के लिए, तो यहाँ पर क्या मिलने वाली है आपको, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, ये तो था मेथड 1 फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, आप मेथड सेकंड भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैंने अभी बताया, यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट क्या था, कंडक्टिंग प्लेट ऑलवेज कंटेन्स टू सीट्स। ठीक है, प्लेट जो है वो प्लेट, देखो कंडक्टिंग सीट आ जाए तब आप सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला यूज करिए।
सिग्मा डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और यहाँ पर प्लेट है तो प्लेट का मतलब है जैसे, हाँ देखिए ये अब यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। प्लेट का मतलब है, ठीक है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, तो इसमें ये सीट है, ये भी क्या एक सीट है, मतलब दो सीट से मिलकर बना हुआ है। ये कंडक्टिंग प्लेट किससे मिलकर बनी हुई है? दो सीट से। अगर बहुत ही थिन होती है, बहुत थिन, अगर हम कंडक्टिंग, अगर थिन कंडक्टिंग प्लेट कहा जाए तो वहां पर आपको उसको सीट कंसीडर कर लेना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर थिन है, वेरी थिन है, तो वहां पर वो कंडक्टिंग प्लेट किसकी तरह बिहेव करेगी? सीट की तरह, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मैं इसको और इजी वे से समझा सकता हूँ। देखिए कि अगर प्लेट की, आप इसको दो कंडक्टिंग सीट की तरह अगर बिहेव कर रहे हो, ठीक है, तो ये देखिए एक सीट ये है, मान लीजिए ये एक सीट है, एक सीट ये है मान लीजिए। क्लियर यहाँ तक? ये वही पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर आपको इस वाले पोर्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, यहाँ फाइंड कर लीजिए, यहाँ फाइंड कर लीजिए, तो अब आप क्या देख पाओगे कि इस वाले, जैसे मान लीजिए कि ये 1 है और ये 2 है, तो इस वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए यहाँ पर कितनी हो गई? E1, ठीक है। और इसके लिए भी इधर क्या हो जाएगी बताइए? E2। ये अगर ये सीट है तो फिर E1 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 की वैल्यू भी बताइए कितनी है? सीट के लिए अपन क्या करेंगे? 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर आप चेक करिए तो इस 1 वाले के लिए बताइए E1 इधर होगा और इसके लिए E2 इधर होगा, इसके लिए बताइए E1 इधर होगा और E2 इधर होगा। मीनिंग ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, तो आप यहाँ क्या चेक पर कर पा रहे हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई बताइए? 0 हो गई। तो ये वाली बात तो प्रूफ भी हो गई कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होनी है? 0 होनी है। और इसके आउटसाइड आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आने वाली है? इधर ले लो, या तो इस प्लेट के इधर ले लीजिए या फिर इधर फाइंड कर लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के लिए सेम ही आनी है, क्योंकि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जाएंगे और ये सुपरपोज हो जाएंगी। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए क्या बन गई? E इक्वल E1 प्लस E2 बन जाएगी। सो E इक्वल सिग्मा डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E इक्वल सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरा मेथड है, ये गॉस लॉ का मेथड है। और ये प्लेट वाला, प्लेट को मैंने सीट में डिवाइड करके इसको सोल्व किया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आज हमने केवल ये दो एप्लीकेशंस पढ़ी है, और इस एप्लीकेशंस पर देखो मैं थोड़ा टाइम लग जाएगा गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को पूरा कंप्लीट करवाने में, क्योंकि मैं इसकी एप्लीकेशंस के साथ में इनकी जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो भी क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाला पोर्शन ले लिया था, मैंने उस पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करवा दिए। ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट और जेईई एडवांस के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। ओके, तो मैं इस पर आपको बहुत मतलब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूँ। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।